गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन कई सारे केसेस में हम एरिया को एज अ वेक्टर मान के हुए चलें तो हमारी वो इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एरिया है उसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। एंड जैसा हम जानते हैं, किसी भी प्लेन का ओरिएंटेशन पता करने के लिए हमें उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। इसीलिए जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा प्लेन से। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम वेक्टर को इनवर्ड लें या आउटवर्ड लें, क्योंकि नॉर्मल टू द वेक्टर इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। नॉर्मल टू वेक्टर इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। लेकिन बाय कन्वेक्शन से हम एरिया वेक्टर को मानते हुए चलते हैं इट इज आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। परपेंडिकुलर होता है और सरफेस के आउटवर्ड होता है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। सो वी हैव एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारे पास ये एक एरिया है। हमने इस सरफेस के नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ किया। यहां पर हम मानते हैं डेल एस जो है मैग्नीट्यूड है हमारे इस एरिया, जो हमारा एरिया है उसका मैग्नीट्यूड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड। और एन इज द यूनिट वेक्टर, एन जो है यूनिट वेक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर दैट इज हम उसे कहें एस वेक्टर कहें, एस वेक्टर कहें तो वो डेल एस डॉट एन यूनिट वेक्टर के बराबर हमें एरिया वेक्टर ऑब्टेन होता है, जहां एन हमारा यूनिट एरिया वेक्टर है जिसके पास केवल उसकी डायरेक्शन है। और तो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू सरफेस होता है और आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस और सरफेस के नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर जो होता है आउटवर्ड होता है और नॉर्मल टू सरफेस रहता है एट इवन द स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी। एरिया वेक्टर के बाद जो हमारे पास इंपोर्टेंट टर्म आता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम आप लोगों के सामने एक दूसरा टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे एक कंडक्टर से या दिए गए बॉडी में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। नोट डाउन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एरिया को क्रॉस कर रही हैं। सपोज वी हैव दैट एरिया, हमारे पास ये एक सरफेस है। नाउ इस सरफेस के ऊपर इट इज द एरिया वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव, इट इज द एरिया वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव।
and these are the electric field lines that are going to pass through this area. These are the electric field line E, and it is a small area ds. तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होंगी तो हमारी एरिया के अंदर जो फ्लक्स होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड वाई ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ये बराबर होता है हमारा ई वाई ई इक्वल्स टू वेक्टर डॉट, अगर हमने इसे शॉर्ट फॉर्म ले लिया तो डी एस वेक्टर की फॉर्म में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आता है। जब हम वेक्टर हटाना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्लक्स वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा के बराबर। जो फ्लक्स ई है हमारा वो ई और डी एस कॉस थीटा के बराबर वैल्यू हमारे पास देता है। इट्स अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन वी ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देखिए ये जो थीटा एंगल है, दैट्स एंगल थीटा। थीटा जो एंगल है इट इज द एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर N। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, उसे यहाँ पे जैसे यहाँ, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ऐसी कंडीशन जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। व्हाई इट इज? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है। सो वी हैव 1। तो फ्लक्स E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E डॉट डी एस कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है, 0 दिया। तो हम जानते हैं cos 0 इक्वल्स टू 1। cos 0 1 के बराबर होता है एंड cos 90 0 के बराबर रहता है। cos 0 1 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। जब हम cos 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 मिलता है, तो phi E इक्वल्स टू E डॉट डी एस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। वहीं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 9 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में phi E इक्वल्स टू E डॉट डी एस cos 90। cos 90 पर जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो phi E की जो वैल्यू हमारे पास आती है E डॉट डी एस cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, वैल्यू वी आर गोइंग टू 0, तो phi E की वैल्यू हमारे पास जो हो जाती है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो 0 के बराबर निकल के आती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। इसे केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब है, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब है, इसे और किसी चीज से मतलब नहीं है। जैसे हम कहें कि हमारे पास दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है
एक सरफेस, ये दो सरफेस हैं A1 A2, इन दोनों का एरिया A1 A2 है। हमारी सरफेस A1 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर गोइंग टू पास, वहीं इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर पास हो रही हैं। नाउ विच वन, उसका फ्लक्स जो है, इसका फ्लक्स φ1, इसका फ्लक्स φ2, तो विच वन हैज मोर वैल्यू, φ1 और φ2? तो हमने अभी आपको जैसा बताया कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगी, केवल उसी की वैल्यू ज्यादा होगी, और किसी चीज पे हमें देखने डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। केवल हमें इस बात पर डिपेंडेंसी रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज्यादा हैं। सो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ 1 2 3 या 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो फ्लक्स की वैल्यू इस कंडीशन में एरिया 1 के अंदर ज्यादा हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू है हमारे एरिया नंबर 1 के अंदर ज्यादा हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एरिया कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इन एरिया से भी इंडिपेंडेंट रहता है। नाउ इसके बाद जब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। नोट डाउन। सो स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास ही। इसके बाद हम दो तीन इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला था y इक्वल्स टू E डॉट ds के बराबर। नाउ इसे थोड़ा सा और ओपन करें, जो हमारा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम, और डिस्टेंस ये जो है, ये सरफेस, जो सरफेस एरिया है एस जो है, ये होता है एरिया, तो इसकी मीटर स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। सो यूनिट जो होगी फ्लक्स की, यूनिट ऑफ फ्लक्स हमारे पास आएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और सी को ऊपर ले गए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास यूनिट आती है, यूनिट ऑफ फ्लक्स। सो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास यूनिट निकल के आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो हम यहीं से लेते हुए चलते हैं, जो फोर्स है उसका डायमेंशन क्या होता है, यहां देखते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2। एरिया का क्या होता है L²। कूलम का क्या होता है, कूलम का चार्ज का ये होता है AT के बराबर। ये सारी वैल्यू होती हैं, और इन्हें इस वैल्यू में पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है, mL/t-2 L2
ए टी माइनस 1, इसके बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इसको थोड़ा सा कंपाइल करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमारे पास है एम L3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये जो होते हैं डायमेंशन होते हैं हमारे फ्लक्स के। इट इज अ डायमेंशन ऑफ फ्लक्स वी आर गोइंग टू बी हैव। नोट इट डाउन। Now we are going to deal with Gauss law of electrostatics. Gauss law in electrostatics. Gauss law in electrostatics. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो हमें बताता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स विद इन अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना होता है। तो इसको बताने के लिए गॉस ने अपना एक थ्योरम बनाया है जिसे कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि टोटल फ्लक्स प्रेजेंट होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो 1/ε टाइम टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन द बॉडी के बराबर होता है। तो उनके स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट within the total electric flux present within the closed surface is 1/ε time the total charge present within total charge present in the according to Gauss law, गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के अंदर वो 1/ε टाइम होता है टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन अ बॉडी। जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर उसके कंपैरिजन में। नाउ गॉस लॉ को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, EDS, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नाउ फॉर क्लोज सरफेस को इंडिकेशन देने के लिए हम एक एरिया का यूज करते हैं। ये जो दिखा रहा है, ये मैं दिखा रहा है, ये साइन जो है हमने इंटीग्रेशन के सामने सर्कल लगाया है, ये दिखा रहा है कि जो हमारी सरफेस है वो क्लोज सरफेस है। क्लोज इंटीग्रल EDS जो है वो हमारा 1/ε टाइम टू द टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट विद इन अ बॉडी। ये हमारे गॉस लॉ की स्टेटमेंट रहती है। सो इसे ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल EDS Q epsilon naught, इट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε टाइम होता है टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन अ बॉडी। टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वो 1/ε टाइम के बराबर रहता है। नोट डाउन। हाँ, तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना एरिया वेक्टर के बारे में। हमने आपको बताया जो एरिया होता है उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर, लेकिन कई सारी कंडीशन में हमें एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन के लिए हम उस एरिया को वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड कर लेते हैं
और उस पर एक एरिया एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब हम किसी भी प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जब भी एक प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन में पता चलती है। तो एरिया वेक्टर भी हमेशा नॉर्मल ही रहता है, टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस रहता है, और बाय कन्वेक्शन भी आउटवर्ड रहता है। हमने फिर जाना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जा सकता है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं जो कि एरिया को क्रॉस कर रही हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई से नोट करते हैं, और ये बराबर होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है। जब हम इसे वेक्टर को उठाना चाहते हैं तो कॉस्ट लग जाता है, ईडीएस कॉस्ट लगा देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो थीटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, थीटा जो होता है एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। जब थीटा 0 के बराबर होता है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। वहीं थीटा जब 90 के बराबर होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होती है। मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा बराबर 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है तब जब थीटा बराबर 0 होता है, और मिनिमम वैल्यू होती है थीटा बराबर 90 बराबर होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, और डायमेंशन जो होते हैं एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 के बराबर होती हैं। ये सब जानने के बाद हमने जाना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है, हमें बताता है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आमतौर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, एंड जो एंगल होता है थीटा के बीच में, एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी 0। सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम होता है टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन बॉडी। क्लोज इंटीग्रल ये साइन जो है दिखाता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज सरफेस के अंदर। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, और से यहाँ लिख करके हमारा गॉस लॉ बनता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसका प्रूफ। फर्स्ट नोट डाउन।